नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद लौटे सीएम धामी ने दी जानकारी। प्रदेश को मिली है सड़क और सीआईआरएफ क्षेत्र में सौगात। देहरादून, टिहरी और मसूरी टनल्स बनना प्रस्तावित। उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग किया समाप्त। प्रदेश में अब नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी सेतु का किया जाएगा गठन। राज्यपाल ने गठन के लिए दी मंजूरी। अंकित चौहान हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी। हत्या में शामिल आरोपी डॉली के नौकर नौकरानी को पुलिस ने बंगाल के मालदा से किया गिरफ्तार। प्रदेश में मूसलाधार बारिश से हरिद्वार में बढ़ा गंगा का जलस्तर। लक्सर में आई बाढ़ से फसलों को हुआ नुकसान। हरी सब्जियों के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। और प्रदेश में अब पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, अन्यथा लगेगा 500 रुपए का चालान। नगर निगम टीम करेगा गठित। 60 सोसाइटियों को नोटिस जारी कर पंजीकरण कराने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटे हैं। वहीं उत्तराखंड प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री धामी को केंद्र से क्या कुछ सौगातें मिली, इस पर बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हुई मुलाकात के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि प्रदेश को सड़कों के क्षेत्र में सीआईआरएफ के क्षेत्र में बहुत सी सौगातें मिली है। आपको बता दें, देहरादून, टिहरी और मसूरी टनल्स बनना प्रस्तावित है। इस पर भी सीएम धामी ने मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। सड़कों के क्षेत्र में, सीआईआरएफ के क्षेत्र में बहुत सारी सौगातें हमको मिली और बहुत सारे हमने जो प्रस्ताव दिए थे उन सब पर हमको स्वीकृति मिली है। टनल है, रोड है, सड़कों की चौड़ीकरण है, उन सभी पर बात हुई है। चाहे आज वो हमारा यमुनोत्री गंगोत्री को जाने वाला विकास नगर होते हुए डामटा होते हुए उत्तरकाशी का मार्ग हो, उस मार्ग के चौड़ीकरण की भी स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार से अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद आने वाला जो कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला मार्ग है, इसी प्रकार से ग्वालदम, सिमली, बागेश्वर और जलजीबी तक जाने वाला 305 किलोमीटर का मार्ग है। उस मार्ग को भी जो है उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभाग को देने का हुआ है। इसी प्रकार से जो मसूरी की टनल है, उस टनल के लिए भी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति प्रदान की कि जल्दी ही उसका भी जो है ऑब्जर्वेशन करवाकर उस पर जो है एनएचएआई जल्दी से जल्दी काम प्रारंभ करेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है और प्रदेश में अब नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड का गठन किया जाएगा। राज्यपाल ने सेतु के गठन के लिए भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, हाल ही में इसके प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंजूरी दी थी। आपको बता दें, प्रदेश सरकार की नीति और नियोजन में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों के विकास और कल्याण की सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करना होगा। इसके साथ ही लोगों की आवश्यकताओं के लिए मुताबिक उनके पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगी। वहीं इसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी इसमें नियुक्त होंगे। देखिए, राज्य योजना आयोग को जो है नीति आयोग की तर्ज पे हमने सेतु आयोग के नाम से जो है बदला गया है और इसमें मुख्यतः इसका कार्य जो होगा वो सरकार की सभी नीतियों को, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य जो हैं वो अध्यक्ष रहेंगे और सभी मंत्री लोग जो हैं इसमें सदस्य के रूप में काम करेंगे। अन्य 6 सलाहकार भी इसमें नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट होंगे वो भी इसमें मेंबर रहेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सेतु आयोग काम करेगा। बता दें आपको कि अगली खबर जो है वो उत्तराखंड से है, जहां पर प्लास्टिक को लेकर
और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमसे जुड़ चुके हैं। तो एसएन पंत जी, उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है और नीति आयोग की तर्ज पर सेतु का गठन किया गया है, तो क्या कुछ इसकी वजह रही और क्या कुछ कार्य इस आयोग के द्वारा किए जाएंगे? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। प्रदेश में अब नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी सेतु का गठन किया जाएगा। राज्यपाल ने सेतु के गठन के लिए भी मंजूरी दे दी है। इसके प्रस्ताव को हालांकि कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार चाहती है कि अब सेतु के गठन के बाद जो इसमें संघीय ढांचा तैयार किया जाएगा, उसमें विकास के कामों को आधार बना करके पर्वतीय क्षेत्र की अवधारणा को मूल रूप से किस तरीके से सर्वांगीण विकास के रास्ते पर लेके जाना है, उसका विकास का रोड मैप क्या होगा, खाका तैयार किया जाएगा। ये ढांचा उस पर काम करेगा, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे, यानी मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और जो नियोजन मंत्री होंगे वो उसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 3 सदस्य उसमें और शामिल किए जाएंगे। कुल मिलाकर के सेतु का गठन करने के पीछे राज्य सरकार की अवधारणा है कि उसकी प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग के साथ साथ भावी जो योजनाएं होंगी उसको आधार बना करके पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी इलाकों में किस प्रकार का रोड मैप तैयार किया जाएगा, सेतु उस पर काम करेगा, उसकी ड्राफ्टिंग करेगा, उसकी डीपीआर को प्रस्तावित करवाएगा और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए उस पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत काम करेगा। एसएन पंत जी, कब से इस आयोग के गठन के द्वारा काम चालू कर दिए जाएंगे? देखिए, इसको राज्यपाल से स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में भी इसका निर्णय लिया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इसके मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। तो सेतु का गठन यानी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सेतु अपना काम करना शुरू कर देगा। हालांकि अब विधानसभा में बाकायदा जो मानसून सत्र विधानसभा में आहूत किया जाएगा, उस सत्र के दरमियान जरूर ये बात रखी जाएगी और उस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आएगी ये देखने वाली बात होगी। सरकार चाहेगी कि इसको जल्द से जल्द पारित करा करके इस सेतु के गठन को मंजूरी मिलेगी और सेतु का गठन होने के साथ ही जो तमाम जो क्रियान्वित करने वाले कार्य हैं उसको शुरू किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त करते हुए नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी कि सेतु के गठन के लिए मंजूरी दे दी है और हाल ही में इसके प्रस्ताव को कैबिनेट की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। देहरादून में नगर निगम के द्वारा लगातार शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम के द्वारा एक टीम भी बनाई गई है जो लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि हमारे द्वारा लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए कपड़े के थैले भी हमारे द्वारा बांटे जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर नगर निगम के द्वारा उनके ऊपर चालान किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, जिससे आप कई तरह की घातक बीमारियों से भी बच सकते हैं। लगातार नगर निगम का अभियान भी चलता है और लगातार हम भी जनता से अनुरोध करते हैं। हम इसके कपड़े के थैले भी बांटते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। उसके बावजूद भी अभी पॉलीथीन में 100% उसमें प्रतिबंध नहीं लगा है और बाज़ारों में पॉलीथीन जो है अभी भी सब्जी हो या कुछ भी हो तो वहाँ अभी बिक रहा है। लगातार हम चालान करते हैं। अभी पिछले हफ्ते भी जो है हमने मंडी में जाके जो है बड़े बड़े चालान करे हैं और इसके लिए भी दोबारा से जो है एक सघन अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, तो इससे जो है लोगों के अंदर जागरूकता आएगी तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। कुत्ता पालने का शौक है लेकिन नगर निगम में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपका 500 रुपए का चालान कर सकता है। इसके लिए नगर निगम टीम गठित करने जा रहा है। ये टीम शहर की सोसाइटीज में जाकर छापा मारेगी और उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने अपने पालतू पेट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। निगम की टीम ने शहर की 60 सोसाइटियों को नोटिस जारी कर लोगों से कुत्तों का पंजीकरण करवाने की अपील की है। देखिए, नगर निगम अधिनियम में लिखा हुआ है कि कोई भी पशु, कोई भी श्वान पशु यदि नगर निगम निकाय एरिया में पाला जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। 2021 में भी हम लोगों ने इसमें एक अभी वो चलवाया था और पहले साल हमें अप्रत्याशित रूप से 4000 हमने
श्वान पशुओं के लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष में बनाए थे। उसके अगले वर्ष भी 3400 रजिस्ट्रेशन हमारे वहाँ इसमें हुए हैं। 600 रजिस्ट्रेशन की पहले वर्ष की तुलना में कमी आई। तो इस वर्ष भी हमने इसे अप्रैल से ही जागरूक उसमें लिया था, अभियान के रूप में लिया हमने। राजस्व बढ़ाने के लिए नगर निगम लगातार हाउस टैक्स वसूलने का काम कर रहा है। वहीं कुछ ऐसे बकायेदार हैं जो अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, उन पर भी अब नगर निगम सख्ती करने जा रहा है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि हमने हाउस टैक्स इकट्ठा करने के लिए एक टारगेट रखा है जो कि 75 करोड़ है। पिछली बार हमने 52 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूल किए थे और इस बार 75 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा जो बकायेदार है सबके लिए नियम एक है और जल्दी ही ऐसे बकायेदारों को भी नोटिस भेजकर टैक्स वसूलने का काम किया जाएगा। इस बार हमने लक्ष्य रखा है 75 करोड़ रुपए। पिछली बार हमने 52 करोड़ रुपए जो है, 50 करोड़ लक्ष्य था, 52 करोड़ हमारा टैक्स के रूप में आया था। इस बार हमारा 75 करोड़ का लक्ष्य है और अभी तक जो है जो हमारा अप्रैल माह में हमारा 12 करोड़ का टैक्स हमने इसमें जमा किया था, क्योंकि अप्रैल में जो है उसमें 25% की छूट होती है, 20% प्लस 5%। अब आज तारीख तक जो है हमारा 23 करोड़ रुपए हमने टैक्स के रूप में जो है वसूल किया है। हाल ही में नगर निगम स्टोर रूम से कुछ दस्तावेज चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से नगर निगम ने सभी फाइल्स को डिजिटल करने की कवायद शुरू की है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि सभी फाइल्स को डिजिटल किया जा रहा है। कुछ फाइलें डिजिटल हो चुकी है और जो कुछ बची हैं जल्दी ही उनको भी डिजिटल कर लिया जाएगा। जो डिजिटल वाली है पूरा हम उसको जो हमारा रिकॉर्ड रूम है, हमारा टैक्स है और अन्य भी जो हमारे जो टैक्स हैं उसको भी हम डिजिटल करने जा रहे हैं। उसके कार्य हमने प्रारंभ किया, बहुत जल्दी वो अपने स्वरूप। कोटद्वार क्षेत्र की खो नदी में लालपुर के पास पैर फिसलने से एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से 4 युवक कोटद्वार की खो नदी में नहाने आए हुए थे, जिसमें से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। जिस युवक की मौत हुई है वो बिजनौर जिले का रहने वाला है। पुलिस का नदी में पैर फिसलने से, वहीं आपको बता दें युवक का नदी में पैर फिसलने से नदी का तेज बहाव में वो बह गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद मौके पर रेस्क्यू चलाकर ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटे तलाश के बाद युवक के शव की तलाश की जा सकी। आपको बता दें युवक के शव को बेस हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें आज हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आई थी लगभग 3 बजे करीब कि एक युवक जो खो नदी में नहा रहे थे लाल पुल के पास, वो डूब गए हैं। तो जब पुलिस मौके पे पहुंची और एसडीआरएफ भी मौके पे पहुंची तो उन्हें उनकी बॉडी को रिकवर किया है और फिलहाल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा है। युवक जो अभी तक जांच में आया है वो युवक नजीबाबाद से आए थे चारों। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। और इसी के साथ आपको बता दें राजस्थान नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दोस्त के अपहरण का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों ने अपहरण करके युवक को मौत के घाट उतार दिया है और हत्या के बाद पंजाब ले जाकर नदी में शव को डाल दिया। बता दें प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया है। इस वक्त ही राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर
लठावली गांव में युवक के अपहरण के मामले में आपको बता दें उसकी हत्या कर दी गई है। दोस्त ने कई लोगों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतारा और उसके बाद पंजाब ले जाकर शव को नदी में फेंक दिया। बता दें प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई है। दोस्त ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कई लोगों के साथ मिलकर दोस्त की ही हत्या कर दी है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है जहां पर एक युवक को एक दोस्त ने मिलकर कई अन्य लोगों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद पंजाब ले जाकर शव को नदी में डाल दिया। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता डीपी शर्मा सीधा हमसे फोन लाइन पर श्रीगंगानगर से जुड़ चुके हैं। डीपी, एक दोस्त ने एक दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। प्रेम प्रसंग का ये मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस मामले में और कब किया गया था युवक का अपहरण? जी आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि ये एक दोस्त ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार देने का मामला सामने है। इसके अंदर जो प्रेम प्रसंग के चलते ये जो हत्या की गई है, ये हत्या की गंगानगर के जिले के अंदर कहीं करके और पंजाब उसकी डेड बॉडी को ले जाया गया और फिर वहां जा करके और नदी के अंदर डाल, जो शव है उसको नदी के अंदर डाल दिया। तो ऐसे के अंदर ये पिछले 3-4 दिनों से ये मामला संदिग्ध बना हुआ था। तो एसपी जो परेश देशमुख है, उन्होंने इसके ऊपर प्रयास करके और अब जाके 3 युवकों को गिरफ्तार किया, राउंड अप किए और ये जो तीनों युवक है इनको पंजाब से ही राउंड अप किया और इनको चुनाव थाने के अंदर पूछताछ की रखा गया। अब देखना ये होगा कि ये इनसे जो बात है जो सच है वो उगलवाया जाएगा। जी आतंक, क्या इस पूरे घटनाक्रम में मृत युवक के परिजनों से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्या उन्होंने पहले से युवक के साथ दोस्त का रंजिश का मामला बताया? जी, परिजनों से इस संबंध के अंदर अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई। परिजन अभी थोड़ी देर में थाने परिसर में पहुंचने वाले हैं क्योंकि ये लखावाली गांव है नजदीक, गंगानगर के नजदीक। तो गांव से वो लोग यहाँ पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी कि पूरा मामला क्या है। ये इनकी आपसी दोस्ती है और ये प्रेम प्रसंग का मामला है। जी डीपी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आप सभी को बता दें श्रीगंगानगर की पूरी घटना है जहां पर एक दोस्त ने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया और पंजाब ले जाकर नदी में फेंक डाला। आपको बता दें प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है, वहीं युवक से पूछताछ जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी पुलिस ने अंकित चौहान हत्याकांड में फरार सभी आरोपियों को 10 दिन में गिरफ्तार कर लिया है। माही के बाद सोमवार को उसके नौकर नौकरानी को बंगाल के मालदा जिले से पकड़ लिया गया। एसएसपी पंकज भट्ट ने कोतवाली के बहुउद्देशीय भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, दोनों हत्या आरोपियों को बंगाल के स्थानीय कोर्ट में पेश कर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड भी हासिल कर ली है। पुलिस द्वारा इन्हें पूछताछ के लिए हल्द्वानी लाया गया। कोबरा से अंकित को डसाने वाली मास्टरमाइंड माही उर्फ डॉली और उसका प्रेमी दीप कांडपाल शनिवार को पुलिस के हत्थे चढ़े थे। वहीं सपेरा रमेश नाथ को 18 जुलाई को ही दबोच लिया गया था। उषा देवी और आपका राम अवतार जो दोनों फरार थे, इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनको आपका रतवा थाना पड़ता है मालदा में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है। इसमें जब पूछताछ में ये चीज़ निकल के आई है कि घटना के फ़ौरन बाद ये पाँचों के पाँचों पहले दिल्ली गए, दिल्ली से वापस बस से बरेली आए, बरेली से राम अवतार के गांव पीलीभीत में पहुंचे, वहां से नेपाल बॉर्डर के ओर गए। तो
उसके बाद ये वापस फिर बरेली आए और वहाँ से मालदा ट्रेन के माध्यम से। पीजी कॉलेज लोहाघाट में पिछले 4 दिनों से एडमिशन को लेकर चल रहा विवाद थम गया है। पीजी कॉलेज लोहाघाट में एबीवीपी और छात्र संघ की मांग पर सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति ने बीए के 3 विषयों पर सीट्स बढ़ा दी है और सीट बढ़ने की मांग पूरी होने पर छात्रों ने कॉलेज में मिठाई बांटी। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष मयंक ढेक ने बताया कि कॉलेज में प्रथम वर्ष में सीट बढ़ाने को लेकर चल रहे आंदोलन को देखते हुए कुलपति ने पूर्व की तरह इतिहास, हिंदी और राजनीतिक विज्ञान में सीट्स बढ़ा दी है, जिसमें इतिहास में 95, राजनीतिक विज्ञान में 58 और हिंदी में 82 सीटें बढ़ाई गई हैं। प्रदेश से मंत्री पुजारी ने बताया कि विश्वविद्यालय स्तर से उनकी 3 सूत्रीय मांगों पर एक मांग पूरी कर ली गई है। खुशी की बात है। एबीवीपी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी के सहयोग से हमें सब्जेक्ट उपलब्ध हो पा रहे हैं और आज यहाँ एबीवीपी के द्वारा मिष्ठान वितरण भी हुआ था। मैं एबीवीपी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सितारगंज कोतवाली में आगामी त्योहार मुहर्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश सिंह और तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में एक बैठक की गई। वहीं बैठक में शहर के सभी धर्मों के गणमान्य लोग शामिल रहे। इसके साथ ही बैठक में सभी धर्मों के लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे ताकि मुस्लिम समाज के लोग आगामी त्योहार मुहर्रम को शांतिपूर्ण संपन्न करवा सके। 29 तारीख का मुहर्रम मनाया जाएगा। इस संबंध में आज थाना प्रधान में मीटिंग की गई, जिसमें ताजिएदार और मौलवी साहब और सम्रान व्यक्ति, अन्य धर्मों के सम्रान व्यक्तियों को बुलाया गया, जिनसे बातचीत की गई, मीटिंग की गई। उनको ये बताया गया कोई नई परंपरा नहीं डालेंगे और जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते से जाएंगे और उसका ताजिए का जो है हाइट कम रखेंगे, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। बिजली विभाग को बुलाया गया है, नगर पालिका को बुलाया कि साफ़ सफाई करेंगे और उन्होंने जो सुझाव दिए उन पर अमल होगा और मुहर्रम का जुलूस निकलेगा और मुहर्रम का त्यौहार सकुशल संपन्न करा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां की समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वासन दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचने पर छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का भव्य स्वागत किया गया। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ जब भी पहुँचती हूँ और आज यहाँ पे पहुँची हूँ, हमारे जो मेरे पिताजी के परदादाजी घनानंद खंडूरी जी, उनके समय का ये सोच रही कि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और उन्होंने यहाँ पर ज़मीन दान की ताकि एक अच्छा स्कूल चल सके। और मुझे खुशी है कि आज ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके अच्छे काम की वजह से धीरे धीरे यहाँ पर बच्चों की तादाद भी बढ़ रही है। और इसको और कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन की कोई कमी नहीं है। का जो सर्वप्रथम जो घनानंद हाई स्कूल खोला गया था, यह मसूरी के जो लंडौर में कोहिनूर बिल्डिंग है, वहाँ पर राधा वल्लभ खंडूरी जी ने अपने बड़े भाई घनानंद खंडूरी जी की याद में इस विद्यालय को स्थापित किया था। उसके पश्चात उन्होंने नाभा स्टेट से किंगरेक स्टेट को खरीदा और उसके बाद इस संपत्ति को जो है घनानंद हाई स्कूल को हस्तांतरित किया, दान किया उनको, और उसके बाद से यह विद्यालय 1930 से अविरल किंगरेक स्टेट में चल रहा है। प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते हरिद्वार जिले में आई बाढ़ से जहां सभी वर्गों के लोगों को भारी नुकसान की मार झेलनी पड़ी, तो वहीं अब लोगों को घरों में रोजाना खाने पीने वाली हरी सब्जियों के दामों की भी मार को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, हरिद्वार के लक्सर में आई बाढ़ की वजह से हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं पीट बाजार के दुकानदारों का कहना है कि बारिश की वजह से फसलें नष्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से सब्जियों में कमी आ रही है। ताना पानी आया, फसल को बर्बाद कर दिया। और ये फसल बर्बाद होएगी, पहले फसल थी 10 रुपए किलो टमाटर बिको था, 20 रुपए बिको था, 10 की 2 किलो लौकी बिको थी। अब जब लौकी पीछे से सामान नहीं आ रहा, 160 रुपए किलो टमाटर बिक रहा, 70-60 रुपए किलो लौकी बिक रही। और भाई बैंगन 100 रुपए, 90 रुपए, 80 रुपए बिक रहा। जी माल ही नहीं आया तो भाई महंगाई तो होगी हर किस्म के। कोई
रेट मालूम करके आगे को चला जा, कोई ले को जा। 160 रुपए किलो तो टमाटर हो सर। मैं आज यहाँ से सामान खरीदने आया हूँ तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जितना महंगा सामान हो। गोभी भी 180 के आसपास हो और टमाटर भी 160 रुपए किलो। कोई चीज़ मंदी नहीं है। यो लौकी 40-50 रुपए किलो। बाकी अन्य सामान भी और काफ़ी महंगे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मांग ये करते हैं कि सब्जी थोड़ी मंदी करी जा। टमाटर भी थोड़ा रेट डाउन करा था सरकार ने, लेकिन हो नहीं पाया, महंगा भी करा। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।